प्रिय विद्यार्थियों, कल हम पढ़ रहे थे हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा और हमने बात कर ली थी प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी उपन्यास। आज हम बात करेंगे प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास की। और इस चर्चा में आज देखिए, हिंदी उपन्यास वास्तव में हिंदी उपन्यास की प्रौढ़ता प्रेमचंद के हाथों से मिली। उनसे पूर्व का उपन्यास साहित्य मात्र कौतूहल की दृष्टि करने वाला था, केवल कौतूहल होता था, मजाक था, हंसी थी, ठिठोली थी, या यूं समझे कि मनोरंजन का साधन था। उपन्यास को मानव जीवन के अत्यधिक निकट लाने का श्रेय प्रेमचंद को जाता है। सबसे पहले प्रेमचंद ने मानव जीवन के निकट उपन्यास को लाने की चेष्टा की। एक आलोचक ने लिखा है और बड़ा ठीक लिखा है, प्रेमचंद के पदार्पण से पूर्व तक हिंदी उपन्यास मानो किसी अविकसित कलिका की भांति मौन, निष्पन्द एवं चेतनाहीन सा हो रहा था। दिवाकर की प्रथम रश्मियों की भांति प्रेमचंद की पावन कला का पुनीत स्पर्श पाकर मानो वह जग उठा, खिल उठा और मुस्कुराने लगा। ये प्रेमचंद के बारे में कहा गया है कि प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास बिल्कुल निष्पन्द था, चेतनाहीन था, उसमें कुछ भी नहीं था। वास्तव में प्रेमचंद से पूर्व जितने भी उपन्यास लिखे गए उन उपन्यासों का अपना ऐतिहासिक महत्व तो है, अर्थात वो हम जब अध्ययन करेंगे तो उस श्रेणी में आएंगे, एक श्रृंखला हो। किंतु प्रेमचंद और उनके पश्चात के उपन्यासकारों की तुलना में वे नगण्य हैं। क्यों नगण्य हैं? क्योंकि उनकी विषय वस्तु समाज के लिए उपयोगी कुछ भी नहीं है, साहित्य की दृष्टि से उनका साहित्यिक महत्व नहीं है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास को मानव जीवन की पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित किया। मानव के जीवन के निकट उपन्यास को ला करके देखा, जोड़ा, और मानव जीवन में जो गतिविधियां होती थी, जो चीजें थी, उसका आईना बना कौन? उपन्यास। उन्होंने अपने उपन्यासों द्वारा किसानों की आर्थिक आवश्यकता, ग्रामीण जीवन की दुर्बलता, विधवाओं तथा वेश्याओं की समस्या या समाज की कुरीतियां, हिंदू मुस्लिम एकता, जमींदार तथा पुलिस के अत्याचार आदि के जो तात्कालिक प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों पर प्रकाश डाला इन्होंने। चाहे वह विधवा विवाह हो, चाहे स्त्री शिक्षा हो, चाहे कुरीतियाँ हो, चाहे सांप्रदायिक सौहार्द हो, पुलिस के अत्याचार। प्रेमाश्रम में उनका एक उपन्यास है प्रेमाश्रम। सबसे पहला जो उनका उपन्यास था वो तो सेवा सदन। सेवा सदन में उन्होंने सुमन पत्र द्वारा तात्कालिक वेश्याओं के जीवन की समस्या का चित्रण कर उनके सुधार के उपाय भी बताए। केवल चित्रण नहीं किया, सुधार कैसे हो सकता है। प्रेमाश्रम में प्रेमचंद ग्रामीण जीवन की ओर मुड़े। इसमें ग्रामीण जीवन से संबंधित जमींदार, पटवारी, मुंशी, वकील, डॉक्टर, पुलिस अफसर आदि वर्ग का चित्रण ऐसे ढंग से किया गया है कि स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण जनता इनके भयंकर अत्याचार से आक्रांत है। ये जो सरकार और शासन के कुछ नुमाइंदे हैं, पटवारी, ग्राम सेवक, पुलिस, इन सब से ग्रामीण जनता किस प्रकार डरती है वो पता चलता है। रंगभूमि में प्रेमचंद की कला का काफ़ी विकसित रूप देखने को मिलता है। इसमें उन्होंने सामाजिक राजनीतिक समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए नगर ग्राम, कर्तव्य, प्रेम, सुख दुख, आश्रय, आकांक्षा आदि को लेकर भारतीय जीवन में क्रांति की भावना के बीज बोए। यानी भारतीय जीवन में ये बड़ी पेचीदगियाँ हैं, लोग वह अपोह में जीवन जीते हैं, इनका इन्होंने इस उपन्यास में वर्णन किया है। उनके इस उपन्यास पर गांधीवादी विचारधारा की स्पष्ट छाप है। कहते हैं कि उनका जो रंगभूमि उपन्यास है वह पूर्ण रूप से गांधी जी के जीवन से प्रभावित है। उनके इस उपन्यास के जो पात्र हैं सूरदास, वो शायद कोई और नहीं, स्वयं गांधी ही होंगे, ऐसा माना जाता है। कायाकल्प में तात्कालिक सांप्रदायिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का चित्रण हुआ है। एक इनका उपन्यास कायाकल्प था, उसमें उस समय की जो सांप्रदायिक समस्याएं थी या जो सामाजिक समस्याएं थी, उन सब का इन्होंने बड़ा बखूबी चित्रण किया है। निर्मला विदुर विवाह की दुष्परिणामों की एक करुण कहानी है। निर्मला में एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने से बहुत बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ जिसकी शादी हो जाती है। प्रेम की साधनता, कर्तव्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए प्रेमचंद ने प्रतिज्ञा की रचना की। स्त्रियों में प्राय गहनों के प्रति आकर्षण रहता है। इसी एक समस्या को लेकर प्रेमचंद ने गबन में एक स्त्री के पति के जीवन में भयंकर आंदोलन की सृष्टि की है। ये किस प्रकार स्त्रियों अपने आभूषण प्रियता के कारण अपने परिवार के जीवन को भी अस्त व्यस्त कर डालती हैं। उन्होंने रंगभूमि की सामाजिक समस्याओं को लेकर एक बार फिर कर्मभूमि की रचना की। इसमें हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, उसका जो राजनीतिक आंदोलन था 1931-32 का व्यापक चित्रण देखने को मिलता है। गोदान हिंदी उपन्यास साहित्य की अमर कलाकृति है। वर्ग वैषम्य का चित्रण इनका मूल उद्देश्य है। नायक होरी भारत के दीनहीन कृषक वर्ग का प्रतिनिधि है। होरी का चित्रांकन प्रेमचंद ने अपने हृदय के रक्त से किया। ऐसा कहा जाता है कि गोदान हिंदी साहित्य में और विशेष रूप उपन्यास साहित्य की अमूल्य निधि है और इसको विश्व साहित्य में सर्वप्रथम
उच्च स्थान मिला हुआ है। गोदान की रचना के बारे में कहा जाता है कि प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास की रचना अपने हृदय के रक्त से की थी, शाही का इस्तेमाल नहीं किया, हृदय के रक्त से। अर्थात उत्तरी भारत के किसानों की जितनी भी दुर्दशा, गरीबी और भुखमरी है, उसका सारा का सारा सटीक चित्रण गोदान में हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ सरकार की तरफ से अत्याचार, धार्मिक अत्याचार और धार्मिक उत्पीड़न, धर्म, कुप्रथाएं, अंधविश्वासों का उत्पीड़न भी किस प्रकार किसान वर्ग सहन करता है। प्रेमचंद युग में ही प्रसाद जी भी आते हैं। प्रेमचंद युग की बात करें तो जयशंकर प्रसाद भी इस युग के उपन्यासकार हैं। इन्होंने 3 उपन्यास लिखे, कंकाल, तितली और इरावती। इनका तीसरा जो उपन्यास था इरावती, वह अधूरा रहा लगभग। इन तीनों उपन्यासों को लिखकर हिंदी उपन्यास की वृद्धि में योगदान दिया इन्होंने। कंकाल के द्वारा प्रसाद जी ने भारतीय स्त्रियों के सहाय परिस्थितियों का वर्णन किया है और ये बताया है कि मंदिरों में किस प्रकार धर्म के नाम पर ढोंग होते हैं। ये इनकी इस उपन्यास की विषय वस्तु है। कंकाल के द्वारा प्रसाद जी ने भारतीय स्त्रियों की असहाय परिस्थितियों का चित्रण करके ये बताने की चेष्टा की कि भारतीय स्त्रियां धर्म भीरू हैं, उनका केवल घर में ही नहीं, धर्म के नाम पे मंदिरों में भी शोषण होता है। तितली में ग्राम सुधार भावना का प्राधान्य दिया गया है तथा मध्यम वर्गीय समाज के विरुद्ध भी आंदोलन किया गया है। इरावती इनका एक बड़ा गजब का उपन्यास था। यदि ये उपन्यास पूरा हो जाता तो कहते हैं कि ऐतिहासिक उपन्यासों में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है इस उपन्यास का, लेकिन दुर्भाग्य से उपन्यास अधूरा रह गया। अब हम बात करेंगे प्रेमचंदोत्तर युग की। प्रेमचंद और प्रसाद जी का युग छोटा सा रहा। इसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग। हिंदी उपन्यास प्रेमचंद के युग तक जो उपन्यास लिखे गए उनमें विभिन्न प्रवृत्तियों के कोई लक्षण स्पष्ट नहीं दिख रहे थे। प्रेमचंद तक का जो उपन्यास थे उनमें कोई खास लक्षण थे, किंतु प्रेमचंद के बाद जो उपन्यास लिखे गए उनमें कतिपय प्रवृत्तियां उभर करके आ गई और उपन्यास विभिन्न भागों में बंट गया। उपन्यास जो है वो अलग अलग दिशाओं में बंट गया, उसकी नई नई प्रवृत्तियां उभर करके सामने आई। वस्तुतः प्रवृत्तियों के लक्षण तो प्रेमचंद के युग में देखने को मिल रहे थे। सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, व्यक्तिवादी उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, मार्क्सवादी उपन्यास, ये सारे के सारे आ रहे थे उस समय भी। लेकिन ये प्रवृत्ति प्रेमचंद के उपरांत सबसे ज्यादा उभर करके आई। अतः यहाँ प्रवृत्तियों को आधार मानकर प्रेमचंद तो उपन्यास का अध्ययन किया जाएगा। इससे आगे हम जो अध्ययन करेंगे वो प्रेमचंद की बाद के उपन्यास का अध्ययन जब हम करेंगे तो वो करेंगे प्रवृत्तिगत। तो सबसे पहला उपन्यास जो है, सबसे पहले प्रकार के जो उपन्यास हैं वो है इनके सामाजिक उपन्यास। डॉक्टर सुषमा धवन के शब्दों में सामाजिक उपन्यास की आधारभूत विचारधारा व्यक्ति चिंतन से संबद्ध न होकर समाज मंगल की भावना से अनुप्राणित होती है। समाज महत्वपूर्ण होता है उस उपन्यास में। प्रेमचंदोत्तर काल में इस कोटि के प्रमुख उपन्यासकार सियाराम शरण गुप्त, विश्वम्भरनाथ कौशिक, अमृतलाल नागर तथा रेणु हैं। सियाराम गुप्त द्वारा रचित गोद, अंतिम आकांक्षा तथा नारी उपन्यासों के प्राय सारे पत्र भारतीय संस्कृति के उपासक हैं। इनके 3 उपन्यास हैं। इन तीनों के जितने भी पात्र हैं वो भारतीय संस्कृति के उपासक हैं। गोद में समाज की उस कुत्सित नीति का उद्घाटन किया गया है जिसके कारण एक अबोध कन्या का जीवन विनष्ट हो सकता है। अंतिम आकांक्षा में एक उपेक्षित श्रद्धालु कर्तव्य परायण तथा समयबद्ध सेवक के प्रति समाज का, यानी कुछ ऐसे नौकर होते हैं जो सेवा करते हैं जीवन भर अपने मालिक की, लेकिन अंतिम दिनों में उनके मालिक उनको दुत्कार देते हैं। ये अंतिम आकांक्षा में है। नारी एक उनका उपन्यास है जिसके अंदर लोकोपवाद के कारण एक परित्यक्ता नारी के अस्त व्यस्त जीवन की कहानी है कि किस प्रकार एक नारी को अगर कोई छोड़ देता है उसका पति तो वह किस प्रकार दुखी होती है। इनके उपन्यासों में सामाजिक नीति की कड़ी आलोचना की गई है। सामाजिक जो नीतियां हैं हमारी वो बड़ी बेहुदी हैं, उनमें शोषण ज़्यादा है, कल्याण कम है। मां नामक उपन्यास में विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का उद्देश्य पथ भ्रष्ट पात्रों का सुधार है। उनका दूसरा उपन्यास भिखारिणी, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का एक उपन्यास है भिखारिणी। इसमें जीर्ण शीर्ण आवरण के भीतर छिपे एक महान हृदय का स्पंदन मुखरित हुआ है। इन दोनों ही उपन्यासों में यथार्थ आदर्श का एक विशिष्ट सम्मिश्रण है। आदर्श की बातें भी करते हैं लेकिन यथार्थ भी कहने से नहीं चूकते हो। समाज में नवजागरण तथा सुधार की चेतना को अभिव्यक्ति देना इन उपन्यासों का मूल उद्देश्य है। चतुर्सेन शास्त्री के हृदय की प्यास में विद्वाश्रमों की आड़ में चलने वाले गोरख धंधे का पर्दाफाश किया गया है। देखिए, विद्वाश्रमों की आड़ में हृदय की प्यास एक उपन्यास उनका बड़ा गजब का है जिसमें
विधवाश्रमों की पोल खोली गई है। गोली में देशी रियासतों में शासकों की घृणित विलासिता को नग्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। अपनी पहली रचना महाकाल में नागर ने, अमृतलाल नागर, बंगाल के दुर्भिक्ष की पृष्ठभूमि पर व्यक्तिगत स्वार्थ और सामाजिक कल्याण के द्वंद्व को और उसकी समस्या का समाधान, किस प्रकार व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण की परस्पर भिड़ंत होती है, ये उन्होंने बताया है। सेठ बांकेवल में नागर जी ने विनोदात्मक ढंग से सामाजिक अत्याचारों पर छींटे कसे हैं। बूंद और समुद्र में लेखक का विश्वास उस मानव के प्रति है जो लघु होने के साथ साथ अपने प्रति जागरूक है। पिछले महासमर और उसके बाद की घटनाओं को देश ने प्रभावित किया, दूसरे विश्व युद्ध को इस देश ने बहुत प्रभावित किया। इसको लेकर के भी एक नाटक लिखा, एक उपन्यास लिखा फणीनाथ रेणु ने, और उपन्यास का नाम था मैला अंचल। ये उपन्यास बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास था। इन्हीं घटनाओं को आधार बनाकर उन्होंने मैला अंचल लिखा था, जो कहते हैं हिंदी का सबसे प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। उग्र जी ने दिल्ली का दलाल बुद्धवा की बेटी उपन्यास से लिखे। इस प्रकार से ये प्रमुख सामाजिक उपन्यास थे। आज बस इतना ही, कल फिर करेंगे चर्चा।